चंदन क्लासेस के प्रवेश द्वार पर चंदन हमसे मिला। सौरव और मैं देर से पहुंचे थे और हमारी पहली क्लास का आधा हिस्सा छूट गया था। आज निमोनिया है। उसने आंखें फैलाते हुए कहा। नहीं सर। अलार्म नहीं बजा। हम दोनों देर तक सोए रहे। कक्षा में इंतजार कर रहे छात्रों का क्या हुआ? माफ कीजिए सर। हम एक सुधारात्मक सन तय करेंगे, सौरभ ने कहा। चंदन विस्फोट करने को तैयार दिख रहा था। क्या हमें भी हत्या करनी चाहिए? सौरभ ने कहा जब हम चंदन के पास से भागे। मैंने कहा, मुझे उम्मीद है कि गुटखा हमसे पहले ही काम कर देगा। बाद में दिन में सौरभ और मैं कक्षाओं के बीच कुछ मिनटों के लिए एक खाली स्टाफ रूम में मिले। भाई, चलो फैज के घर से जो कुछ मिला है वो जल्दी से राणा को दे देते हैं। मैं इसे घर पर नहीं रखना चाहता, सौरभ ने कहा। मैंने कहा, हम आज शाम को जाएंगे। मेरा फोन बज उठा। मैंने चारों ओर देखा कि कहीं चंदन आसपास तो नहीं। अरे नहीं, सौरभ देखो, मेरे फोन की स्क्रीन पर कैप्टन फैज लिखा हुआ था। क्या? सौरभ ने कहा। मेरा हाथ कांपने लगा। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा। सौरभ ने कहा, क्या उसे पता चल गया कि हम उसके घर में घुसे थे? फोन मेरे हाथों में लगातार हिल रहा था, वाइब्रेट हो रहा था। मुझे कैसे पता? मैंने कहा। उठाओ तो, सामान्य व्यवहार करना, सौरभ ने कहा। गुड आफ्टरनून कैप्टन फैज, मैंने फोन उठाते हुए कहा। सौरभ ने अपना कान फोन के पास रखा ताकि वो भी सुन सके। गुड आफ्टरनून केशव, क्या हाल है? राजधानी में तुम्हारा कैसा व्यवहार है? फैज ने प्रसन्न स्वर में कहा। ठीक है सर, मैं अभी काम पर हूँ। दिल्ली में बहुत गर्मी है। मुझे श्रीनगर की याद आती है। ओह, तुम बिजी हो गए। मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे कुछ याद आ गया इसलिए फोन किया। क्या सर? मैंने जारा को ये बहुत ही खास कश्मीरी बालियां दी थी। सौरभ और मैं आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। ओह, मैंने कहा। स्पेशल जैसे कि? ये पारंपरिक कश्मीरी झुमके हैं। इनकी कीमत कुछ लाख रुपए है। जारा ने कहा कि वह इनके लिए पैसे जरूर दे देगी। उसने पैसे तुम्हें दिए? मैंने उससे कहा कि जब वह अपनी पीएचडी पूरी कर लेगी और काम करना शुरू कर देगी तो मुझे पैसे दे दे। हालांकि उसने मुझे 50,000 दिए थे। मैंने कहा कि बाकी पैसे मैं तब लूंगा जब कोई अच्छी सी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। ओह, मैंने कहा। हाँ, वह हमेशा से श्रीनगर के किसी प्रामाणिक जौहरी से ये पारंपरिक बालियां चाहती थी। मैंने मदद की पेशकश की थी। जरूर। फोन करके मुझे बताने के लिए शुक्रिया। मुझे नहीं लगता कि यह इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी शुक्रिया। ठीक है, खैर संपर्क में रहो। अपने दोस्त सौरभ को भी नमस्ते कहना। जरूर सर। तो फिर अलविदा। जय हिंद। कॉल खत्म हो गई। मैंने सौरभ की तरफ देखा। उसने कहा, देखो वह कितना चालाक है। उसे लगा होगा कि हम जांच करने आए हैं या शायद हमें बालियां मिल जाएं। मैंने कहा, हाँ तो बेहतर होगा कि पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया जाए। हम कुछ सेकंड तक चुपचाप बैठे रहे। तुम्हें लगता है कि वह राणा को खरीद सकता है? सौरभ ने कहा। हम्म, हम राणा को सारे सबूत दे देते हैं। फैज फैज उसे बुलाता है, वादा करता है कि वह जहां से भी सोने के बिस्कुट लाएगा वहां दे देगा। राणा लक्ष्मण को रखने के लिए सहमत हो जाता है, जो उसे वैसे भी पसंद था। तुम्हें लगता है कि राणा को खरीदा जा सकता है? सौरभ ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने उससे पूछा हो कि क्या पेट्रोल में आग लग सकती है। ठीक है, मैंने कहा। अभी राणा के पास नहीं जाना। सौरभ ने कहा, हम यह जोखिम नहीं उठा सकते। मैं स्टाफ रूम में इधर उधर घूमता रहा और सोचता रहा कि आगे क्या करना है। हमें फैज से दिल्ली में सबके सामने बात करनी होगी ताकि वह ना तो किसी को रिश्वत दे सके और ना ही भाग सके। मैंने कहा, लेकिन कैसे? मैंने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। वह क्या? चलो घर पर चर्चा करते हैं, मैंने कहा और समय देखा। मुझे अभी अंतर समीकरण पढ़ाना है। ओके, वैसे भाई, सौरभ ने कहा और रुक गया। क्या? बस एक विचार है, इसलिए खुले दिमाग से सोचना।
क्या हमें सोने के बिस्कुट में से एक बेचकर घर के लिए एक नया एयर कंडीशनर खरीद लेना चाहिए? सफदर गहरी सोच में डूबे हुए अपनी दाढ़ी को सहला रहा था। सौरभ और मैं उनके साथ उनके शानदार ढंग से सजाए गए ड्राइंग रूम में बैठे थे। हमने उन्हें अभी अभी श्रीनगर में हुई घटनाओं के बारे में बताया था। सिकंदर मर गया है। सच में? उसने कहा। उसका हाथ अभी भी उसकी ताजा रंगी हुई दाढ़ी पर था। हाँ, मैंने कहा। सफदर ने अपनी हथेलियां फैलाई और प्रार्थना की। या अल्लाह! फरजाना और मैंने एक ही समय में अपने बच्चों को खो दिया। सौरभ और मैं चुप रहे। उस लड़के ने कभी सही रास्ता नहीं अपनाया। मैं जारा से कई बार कहता था, फरजाना कैसी है? सफदर ने कहा। हमें यकीन नहीं है वह अभी भी श्रीनगर में है। वह आतंकवादी हो सकता है, लेकिन फरजाना का दर्द कम नहीं होगा। बेशक। तो सिकंदर का जारा की हत्या से कोई लेना देना नहीं था? सफदर ने पूछा। नहीं, मैंने कहा। जैसे कि मैंने आपको बताया, यह फैज है। सफदर ने सिर हिलाया। कैप्टन फैज? फैज के पिता अब्दुल खान और मैं एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं। वे घनिष्ठ पारिवारिक मित्र हैं। इस तरह वह जारा के करीब आने में कामयाब हो गया। लेकिन बाद में जब जारा को अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ तो फैज इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने कहा, फैज शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं जिन्हें मैं अपनी नाती नातिन की तरह मानता हूँ। हमने सबूत इकट्ठा करने के लिए दिल्ली में उसके घर में घुसकर तोड़फोड़ की। सौरभ ने कहा। हमारे पास हाउस बोट में उनकी तस्वीरें हैं। उसी दुकान से प्रेगनेंसी किट भी है। बस! सफदर चिल्लाया। बेचैनी से वह उठ खड़ा हुआ और कमरे में अपनी किताबों की अलमारियों की तरफ चला गया। हमारी तरफ पीट करके वह फिर से बोला, वह कातिल? मैंने उसे बेटे की तरह पाला। सफदर ने गुस्से से कहा। हम उसकी शादी में गए थे। वह मेरी छोटी बच्ची को कैसे छू सकता है? सौरभ और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वह फौजी है और ये सब कर रहा है। वह उन आतंकवादियों से किस तरह से अलग है? सौरभ ने कहा। हम उसे सजा दिलवाएंगे अंकल। क्या इससे मेरी बेटी वापस आ जाएगी? सफदर ने टूटी आवाज में कहा। उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। वह फिर से हमारे पास आकर बैठ गया और अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। नहीं अंकल, जारा वापस तो नहीं आएगी, लेकिन अगर उसके हत्यारे को सजा मिल जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। अभी तो वह एक सम्मानित अधिकारी की तरह आजाद घूम रहा है। सफदर ने अपने चेहरे से हाथ हटा लिए। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? अपने घर पर प्रार्थना सभा का आयोजन करो अंकल। जारा के सभी करीबी लोगों को बुलाओ। मैंने कहा। प्रार्थना सभा? लेकिन क्यों? सौरभ ने कहा। अगर हम राणा को अभी सबूत दे देंगे तो हमें डर है कि वह बिक सकता है। हम फैज का दूसरों के सामने सामना करना चाहते हैं और फिर पुलिस को बुलाना चाहते हैं। हम इसे कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा। प्रार्थना सभा के बाद न हमें कुछ लोगों को रात के खाने पर बुलाना चाहिए। हमें फैज के साथ कमरे में ले चलना। तो फिर हम क्या करें? सफदर ने कहा। सौरभ ने कहा, हम डिनर के दौरान उनसे भिड़ेंगे और फिर पुलिस आकर उसे मिठाई मिठाई खिला सकती है। मैंने कहा। डर गए? सौरभ ने फोन से नजरें हटाते हुए कहा। सौरभ और मैं मेरे बिस्तर पर बैठे थे। मैं अपने लैपटॉप पर एक प्रायिकता परीक्षण का पेपर टाइप कर रहा था जिसे मुझे अगले सप्ताह कक्षा में देना था। मैंने लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दी। नहीं, बस बेचैनी थी। प्रार्थना सभा के लिए 5 दिन बचे थे। सफदर ने एक उदास सफेद निमंत्रण कार्ड भेजा था। मैंने उसे वेबसाइट टेबल से उठाया। जल्द ही उसे हमें छोड़े हुए 100 दिन हो जाएंगे, लेकिन हम उसे हर दिन हर पल याद करते हैं, हमारी बेटी जारा लॉन के जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में। हम तुम्हें 100वें दिन की प्रार्थना सभा में आमंत्रित करते हैं, हमारे निवास पर, 238 वेस्टर्न ग्रीन्स, 20 मई 2018 को शाम 5 बजे। नमस्कार, जहन्नम और सफदर लॉन। फैज खरीदेगा? 100वें दिन की प्रार्थना सभा जैसी कोई चीज भी होती है? मैंने कहा। शोक मनाने के लिए कोई नियम नहीं होता। यह उसके माता पिता की ओर से है।
सच में ऐसा लगता है। यह ठीक है, सौरभ ने कहा और अपने फोन पर वापस चला गया। वह एक लेख पढ़ रहा था जिसका शीर्षक था बेहतर मैच के लिए टिंडर को कैसे हैक करें। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम टिंडर पर मैचिंग एल्गोरिथम को हैक कर सकते हो? क्या होगा अगर मैं ऐसा कर दूं तो? कोशिश करो, कल्पना करो, हर लड़की चाहे वह बाएं या दाएं स्वाइप करे, मुझसे ही मैच करेगी। और जब वे आपकी असली तस्वीर देखेंगे, तो क्या उन्हें पता नहीं चलेगा कि उन्होंने पहले आपको बाईं ओर स्वाइप किया था? वे भी मेरे बारे में पूर्ण विचार कर सकती हैं। तुम्हें उन्हें दुकान में बुलाना होगा और सामान दिखाना होगा। हो सकता है वे खरीद लें। तुम तो माल हो, मैंने कहा और हंस दिया। जब मैं किसी हॉट लड़की को अपने बाहों में लेता हूं तो तुम हंसते हो। ठीक है, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा हूं, मैंने कहा और सौरभ के दोनों गाल खींचे। तुम सबसे बढ़िया माल हो जो कोई भी लड़की पा सकती है। हाँ हाँ, उड़ा लो मजाक। मुझे भी पता है कि मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी, टिंडर या किसी और माध्यम से। क्या बकवास है। भारत में अरेंज मैरिज के लिए भगवान का शुक्रिया। अगर टिंडर नहीं होता तो मेरे माता पिता कोई ना कोई ढूंढ ही लेते। भारतीय माता पिता सदियों से अपने बच्चों के लिए मूल रूप से बाएं और दाएं स्वाइप कर रहे हैं। मैं हंसा। वैसे तुमने मिस्टर रिची रिच के बारे में खबर सुनी? वैसे क्या तुमने उन्हें फोन किया? सौरभ रघु का जिक्र कर रहे थे। मैंने अपने फेसबुक फीड पर यह खबर देखी थी। दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म ने रघु की कंपनी में निवेश किया था। उन्होंने रघु की कंपनी की कीमत $300 मिलियन आंकी थी। सौरभ ने कहा, ऋषि रिच के पास आधी संपत्ति है, जबकि बाकी की संपत्ति उसके निवेशकों के पास है। इसलिए उसकी कुल संपत्ति $150 मिलियन है। यह रुपए में 1000 करोड़। मैंने कहा, ओ माय गॉड। हाँ, 1000 करोड़। तुम्हारी जानकारी जानकारी के लिए वह हमारी उम्र का है, 27 का। हम एक ही कॉलेज से हैं, एक ही बैच से। उसने और मैंने एक ही लड़की को डेट किया है। वह इतना अमीर है और मेरे पास कुछ भी नहीं। क्या मैं उससे बड़ा नुकसान उठाने वाला हो सकता हूँ? भाई, अगर वह 1000 करोड़ को 10% ब्याज पर निवेश करता है, तो वह हर साल 100 करोड़ और कमा लेगा। धन्यवाद सौरभ, इससे मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। और उस 100 करोड़ के ब्याज को ही फिर से निवेश करके 10 करोड़ और बनाए जा सकते हैं, और उन 10 करोड़ को भी निवेश किया जा सकता है। सौरभ ने कहा, अब तुम रुकोगे? भाई, जो कुछ उनके पास पहले से है, उसके ब्याज पर ब्याज से भी कम हम कमाते हैं। मुझे सांत्वना देने के लिए धन्यवाद गोलू। क्या तुम उसे फोन करने जा रहे हो? तुमने कहा था कि हमें उसे फैज के बारे में बताना होगा। मुझे उसकी कंपनी के नवीनतम मूल्यांकन पर भी उसे बधाई देनी है। छोड़ो ये सब, तुम्हें उससे फोन करके बताना होगा कि हम सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना सभा। तुम्हें यह पता है, तुमने कहा था कि तुम उसे पिछले हफ्ते बुलाओगे। मैंने अपना फोन निकाला। हाँ, लेकिन मैं यह सब कैसे कहूँ? मैंने कहा कि उसकी मंगेतर का किसी और के साथ संबंध था, उसके दूसरे प्रेमी ने उसे गर्भवती कर दिया, वगैरह वगैरह। मुझे लगा तुम बदला लेना चाहते हो। उसने ज़हरा को तुमसे छीन लिया। उससे कहो कि वह कभी उसकी थी ही नहीं। मैंने अपना सर हिला दिया। ठीक नहीं लग रहा भाई। उसे चोट पहुंचाने की इच्छा खत्म हो गई अब। ठीक है, उसे ब्यौरा मत बताना। उसे बता देना कि हमने हत्यारे को ढूंढ लिया है। उसे प्रार्थना सभा में आने को कहो। बाकी बातें हम वहीं बता देंगे। बेशक। तो फिर उससे कह दो कि वह फैज है। खुदा के वास्ते, तुम ही बुलाओगे या मैं बुलाऊं? सौरभ ने मेरा फोन छीनने की कोशिश की। मैंने अपना हाथ खींच लिया। मैंने फोन स्पीकर मोड पर रखा और रघु को फोन किया। अरे केशव, बहुत दिन हो गए, रघु ने कहा। हाय रघु, क्या तुम भारत में हो? हाँ, ऑफिस में हूँ। क्या चल रहा है? मैंने समय देखा, रात के 10:30 बज रहे थे। इतनी देर तक काम कर रहे हो? करना ही होगा। मेरे पास एक नया निवेशक है। हम कुछ समूहों का विलय कर रहे हैं, इसलिए यह महीना थोड़ा पागलपन भरा रहा। मैंने सोचा, अरे यार,
क्या मुझे अब उसे बधाई देनी चाहिए? मैंने फैसला किया कि ऐसा नहीं करूंगा। मैं एजेंडे पर ही टिका रहूंगा। मुझे लगता है कि हम प्रार्थना सभा में एक दूसरे से मिलेंगे, मैंने कहा। मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इतना है कि ये सभी नए निवेशक मेरे सिर पर हैं। अरे रुको, उसके पिता ने तुम्हें आमंत्रित भी किया है? रघु ने आश्चर्य से कहा। उसका आश्चर्यचकित होना सही था। सफदर मुझसे नफरत करता था। मेरा वहां जाने का कोई मतलब ही नहीं था। हाँ, यह एक योजना का हिस्सा है। रघु, हमने मामला सुलझा लिया है। तुमने सुलझा लिया? हाँ, हमने हत्यारे को ढूंढ लिया है। कैसे? मेरा मतलब कौन? तुमने कैप्टन फैज के बारे में सुना है? हाँ, आर्मी ऑफिसर, बढ़िया आदमी है। जारा का पारिवारिक मित्र है। उसने तुम्हारी मदद की? नहीं रघु, ये सब कैप्टन फैज ने किया है। वही हत्यारा है। क्या? रघु ने कहा और चुप हो गया। रघु, मैंने कहा, यह सोचकर कि लाइन कट गई। मैं यही हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज अस्पष्ट थी। क्या तुम्हें यकीन है कि वो फैज है? हाँ। क्यों? मैंने कहा, उसे वह पसंद थी। क्या? उनका अफेयर था? क्या कह रहे हो? वह शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। मुझे पता है। वे फिर भी इसमें शामिल हो गए। मैंने यथासंभव नरमी से बात करने की कोशिश की और शामिल जैसे नरम शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे लगता है कि रघु की स्थिति में कोई भी आदमी इसे केवल किसी और ने आपकी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाए के रूप में ही सुनेगा। रघु, मैंने कहा, जब मुझे कुछ देर तक कोई आवाज नहीं सुनाई दी। तुम हो? तुम्हारे पास सबूत है? ठोस सबूत है। कम वक्त कमीना। मुझे लगता है कि कोई धूमकेतु पृथ्वी के ऊपर से गुजरा होगा। यह पहली बार था जब मैंने रघु को कसम खाते हुए सुना था। बेवकूफ, पुलिस के पास मत जाओ, रघु ने कहा। मैंने कुछ दिन पहले राणा को फोन किया था। तुमने किया था? मामले की जांच कराने के लिए। मैं उन्हें समय समय पर फोन करता रहता हूँ। हालांकि वे चौकीदार वाली थ्योरी पर ही खुश नजर आ रहे थे और लक्ष्मण को अंदर ही रख रहे थे। हाँ, यह उन्हें सूट करता है। राणा गड़बड़ कर देगा और फैज सेना में है। वह किसी तरह बच निकलेगा। धन्यवाद, मैंने भी यही सोचा था। इसलिए प्रार्थना सभा रखी गई, मैंने कहा। हालांकि मुझे यह स्वीकार करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि रघु जैसा बुद्धिमान व्यक्ति भी मेरी तरह ही सोच रहा था। क्या उसे कुछ पता है कि तुम जानते हो? रघु ने पूछा। नहीं। अच्छा, अब मैं प्रार्थना सभा में जरूर आऊंगा। 20 तारीख को, है ना? हाँ, मैं वहां अवश्य आऊंगा। मैं तब तुमसे मिलूंगा, मैंने कहा और फिर गहरी सांस ली। साथ ही रखूं? हाँ, बधाई हो। मैंने नए निवेशक और नवीनतम मूल्यांकन के बारे में समाचार पढ़ा। ओह, वो, धन्यवाद, रघु ने कहा। खैर, 5 दिन बाद मिलते हैं, मैंने कहा। श्योर केशव। ओके, धन्यवाद। स्वागत है रघु। मुझे नहीं पता कि मैं आपका यह एहसान कैसे चुका पाऊंगा। सौरभ ने इशारे से बताया कि वह मुझसे बात करना चाहता था। एक सेकंड रघु। मैंने फोन म्यूट कर दिया। क्या? मैंने सौरभ से पूछा। बेशक वह हमारा कर्ज चुका सकता है। वह 1,000 करोड़ का मालिक है। शायद वह हमें दे सके, सौरभ ने कहा। चुप रहो, मैंने कहा और फोन की आवाज बंद कर दी। हाँ रघु, माफ करना, तुम कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं, बस इतना कि मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि वे उसे फांसी पर लटका देंगे या उसे आजीवन कारावास में डाल देंगे। हाँ, वे ऐसा ही करेंगे, मैंने कहा। मुझे हर मिनट उसकी याद आती है, रघु ने कहा। ठीक है, मुझे यह सुनने की जरूरत नहीं। मैं कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। मैंने उससे कहा, चलो भारत छोड़ देते हैं, यह गंदगी पीछे छोड़ देते हैं। मैं बस, रघु ने कहा और पूरी तरह से टूट गया। मैं उसकी सिसकियां सुन सकता था। मैं समझता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो रघु। अरे, क्या यह मेरा कर्तव्य था कि मैं उन लोगों को सांत्वना दूं जो मेरी पूर्व प्रेमिका के साथ डेटिंग कर रहे थे? वह अभी भी नहीं रुका था। मैं उसे सब कुछ देना चाहता था। ये सारी उपलब्धियां और बधाइयां, इनका अब कोई मतलब नहीं। उसके बिना जीवन अधूरा है।
सौरभ ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, अगर उसे इससे कोई मतलब नहीं है तो वह हमें पैसे दे सकता है। मैंने सौरभ को चुप करने के लिए उसकी पीठ पर लात मारी। मुझे उस व्यक्ति से बात करते हुए उदास रहना पड़ा जो रो रहा था। यह कुछ भी नहीं है, इतना सारा पैसा, सब बेकार, रघु बोल रहा था। मुझे एहसास हुआ कि अगर रघु को रोने के लिए किसी कंधे की जरूरत है तो वह मनोचिकित्सक का खर्च उठा सकता है। यह जरूरी नहीं कि मैं हूं। मैं सोच सकता हूँ, रघु, मेरे दरवाजे पर कोई है, मैं तुम्हें दिल्ली में मिलूंगा। ओके। आप, तुम्हारा समय लेने के लिए क्षमा। एक बार फिर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कॉल समाप्त की और सौरभ के सिर पर तकिया फेंक दिया। साले, क्या ये मजाक करने का समय? सौरभ हंसा। तुमने इसे अच्छी तरह से संभाला भाई। क्या मैंने ऐसा किया? हाँ, तुमने उसे बताया और फिर भी उसे कुछ नहीं बताया, सौरभ ने कहा और बिस्तर पर लेट गया। मैंने अपना फोन और लैपटॉप एक तरफ रख दिया। मैंने कहा, गोलू, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। बहुत आलस आ रहा है भाई। शुभ रात्रि, सौरभ ने कहा और बेड साइड लैंप बंद कर दिया। मैं बिस्तर पर लेटा था, मेरी आंखें अब भी खुली हुई थी। मैं सौरभ के हल्के खराटे और मेरे ऊपर पंखे की लयबद्ध आवाज के अलावा कुछ नहीं सुन पा रहा था। मैंने रघु के साथ अपनी बातचीत पर विचार किया। क्या मैं वाकई बड़ा हो गया हूँ? मुझे उसकी सफलता से जलन नहीं हुई, ना ही मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि वह अपने मंगेतर के चक्कर में दुखी है। मैंने कोई ताना भी नहीं मारा। वह इतना दुखी लग रहा था कि उसके लिए 1000 करोड़ का कोई मतलब ही नहीं था। उसने कहा कि उसके बिना उससे जीवन अधूरा लगता है। रघु के साथ मेरी आखिरी फोन बातचीत मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं लगातार छत के पंखे को अपने ऊपर गोल गोल घूमते देख रहा था। आधे घंटे बाद मैंने बेड साइड लैंप चालू कर दिया। क्या हुआ? सौरभ ने नींद भरी आवाज में कहा। मुझे नींद आ रही है, मुझे कहीं जाना। मुझे नींद नहीं आ रही है भाई, मुझे कहीं जाना है, मैंने कहा। है? सौरभ ने आंखें मलते हुए कहा। क्या तुम यात्रा पर जाना चाहते हो? क्या? सौरभ ने हड़बड़ाते हुए कहा। चलो प्रार्थना सभा तक चलते हैं, इससे हमें चिंता से निपटने में मदद मिलेगी। क्या? कहाँ? कक्षाओं के बारे में क्या? मुझे परवाह नहीं, मैं यात्रा नहीं कर सकता भाई। मैं अपने कोर्स शेड्यूल में बहुत पीछे हूँ। चंदन मुझे नौकरी से निकालेगा ही नहीं बल्कि मार भी डालेगा। ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैंने कहा। मैं बिस्तर से उछल कर उठा और लाइट जलाई। मैंने अपनी अलमारी खोली और अपने कपड़े पैक करने के लिए सूटकेस निकाला। कहाँ? सौरभ ने बिस्तर पर बैठते हुए सिर खुजलाते हुए कहा। बाद में बताऊंगा, अभी तुम सो जाओ और मेरे लिए चंदन का ख्याल रखना प्लीज।